तो वाराणसी से लेकर तमिलनाडु तक, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक भोलेनाथ। और क्या इसे 2024 चुनाव का शंखनाद माना जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में होंगे, यानी वाराणसी में उनका बहुत महत्वपूर्ण दौरा, इसी पर ही बात करेंगे। उत्तर दक्षिण भोलेनाथ 2024 चुनाव का शंखनाद पर बात करेंगे। लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, एक अखबार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि संसद सुरक्षा चूक पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है संसद की घटना की गहराई में जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस इंटरव्यू में बड़ी बातें क्या रही आपको बता रहे हैं। घटना के पीछे के तत्व और मकसद यानी मंशा क्या थी, इसे जानना जरूरी है। ब्रह्मांड की कोई शक्ति 370 की वापसी नहीं करा सकती, ये भी बड़ी बातों में शामिल रहा। तो एक अखबार को इंटरव्यू दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, हर बड़ी बात कही गई है। 3 राज्यों में जो बड़ी जीत हुई बीजेपी की, इस पर भी कहा है। साथ में अनुच्छेद 370 के बारे में भी कहा गया है। संसद की जो हाल ही में घटना हुई, जो स्मोक बम कांड हुआ, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात रखी है कि इसका पीछे का मकसद जानना जरूरी है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बताएं, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी क्या बोले हैं प्रधानमंत्री इस दौरान। 2024 में बीजेपी ऐतिहासिक जीत को दर्ज करेगी, पीएम मोदी की तरफ से यह विश्वास जताया गया। 3 राज्यों के चुनाव परिणामों से देश का मूड पता चल गया है। सरकार और जनता के बीच विश्वास ही मोदी की गारंटी का अधिकार है। मेरे लिए 22 जनवरी 2024 का अवसर हर घर अयोध्या हर घर राम आने का है। पीएम मोदी की तरफ से एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया गया, इसमें कई अहम सवालों का जवाब दिया गया, जिसमें 2024 से लेकर राम मंदिर में भगवान राम की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से लेकर संसद स्मोक कांड पर जिक्र किया गया। और आइए अब दिखाते हैं आपको कि इस वक्त के 4 सबसे बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया है उसमें क्या बातें रखी गई हैं पूरे देश के सामने। संसद हमले पर क्या कहा है, घटना के पीछे कौन से तत्व हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा घटना के पीछे मंसूबा क्या है, मंशा क्या है, ये भी जानना जरूरी है। इसके अलावा और क्या कहा गया है संसद हमले पर, वाद विवाद की जगह है, गहराई में जाना जरूरी है, तह तक जाना जरूरी इन्वेस्टिगेशन है। अब आर्टिकल 370 की बात की जाए तो उस पर क्या कहा गया, ब्रह्मांड की कोई ताकत वापसी नहीं करा सकती। अभी आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इसको सही ठहराया गया था सरकार के फैसले को। इसकी चिंता छोड़कर अब विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, और ये बड़ी बातें कही। 5 राज्यों के जो नतीजे आए, जो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, उस पर भी मेहनत करता हूं और जनता झोली भरती है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि सीटों की गिनती नहीं, दिलों को जीतना है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा है। इसके अलावा जो नए चेहरे हैं राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इस पर क्या बोले। किसी ने अपनी ब्रांडिंग कर दी तो अन्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। नए चेहरे, नए सीएम को लेकर कहा गया, नए लोगों की प्रतिभा की चर्चा ही नहीं हो पाती इस दौरान, ये बड़ी बात। और नए लोगों की भी लंबी तपस्या है, उनका अनुभव होता है, ये बात नए चेहरों के सवाल पर कही गई। जी, हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस मुद्दे को चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शलम त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। डॉक्टर अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और राम कृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। विपिन चौबे भी हमारे साथ वाराणसी से होंगे, क्योंकि वाराणसी को, बनारस को आज बहुत बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी की ओर से मिलने वाली है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, आपको आगे चर्चा के लिए आएंगे। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी काशी तमिल संगमम के जरिए उत्तर दक्षिण को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे पहले उन्होंने उत्तर दक्षिण भारत की बहस पर बड़ा बयान भी दिया है। और मैं सबसे पहले शलम त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूं। ये जो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम है, इसके जरिए प्रधानमंत्री पहले भी मंच पर बोल चुके हैं। ये एक तरह से दक्षिण को बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तौर पर माना जा रहा है कि दक्षिण को साधने की कोशिश है। नहीं, देखिए आप इसको राजनीतिक नजरिए से न देखें, मेरी ऐसी गुजारिश होगी, क्योंकि देखिए चुनाव तो अभी होने जा रहा है, लेकिन ये कार्यक्रम पहले भी हुआ है। अगर आपको पिछले वर्ष का भी याद हो तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया ने देखा। और ये हम ये नहीं कह रहे, ये तो आप पहले से भी अगर देखेंगे, मुझे लगता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जरूर गई होंगी, काशी में जरूर गई होंगी। आप जब जाएंगी तो बहुत बड़ी मिलती है आपको, बहुत से बुजुर्ग, बहुत से नौजवान, बहुत सी माताएं बहनें जो दक्षिण भारत से आते हैं। तिरुपति बालाजी में आप चले जाइए, बहुत बड़ी कतार आपको मिलेगी कि जो उत्तर भारत से जाते हैं।
तो ये देश तो पहले से जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की कोशिश होती है कि किस प्रकार से भाषा के आधार पे, किस प्रकार से। ठीक है शलभ मणि जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो काशी तमिल संगमम है, जिसका ये सेकंड एडिशन जो शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे, इस पर हम बात करेंगे और विस्तार के साथ। लेकिन जो इस वक्त एक बड़ी खबर हमने आपको बतलाई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने एक अखबार को जो इंटरव्यू दिया, स्मोक कांड से लेकर तमाम मसलों पर बात की, इस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रामकृपाल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए। रामकृपाल सर, जो ये बात कही गई है प्रधानमंत्री की तरफ से, हम जानते हैं कि 6 गिरफ्तारियां हो गई, इसके अलावा जो हंगामा हुआ इस पर 14 सांसदों के अगेंस्ट अब तक एक्शन हो गया, लेकिन अब यह कहना कि इसकी तह तक जाना बहुत जरूरी, क्या इशारे आपको, क्या संकेत नजर आ रहे हैं? निश्चित रूप से बात सही कहा है प्रधानमंत्री जी ने। देखिए, ये जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। निश्चित रूप से ये पूरे राष्ट्र की सिक्योरिटी सुरक्षा का मामला है और किसी भी लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो प्रतीक है उस पर जिस तरह से सेंधमारी हुई है, तो ये केवल आरोप प्रत्यारोप में कहीं दब करके इसके सारे तथ्य कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसलिए बहुत संजीदगी से प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि पहले तो ये पता लगाया जाए कि ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे मंसूबा क्या था, कौन वो ताकतें हैं, क्या साजिश थी, क्या चाहते थे। बेसिकली इसमें पूरे देश को, पूरा देश ये जानना चाहता है हुआ क्या। तो अभी क्या हो रहा है, जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप फलाना ढिकाना, तो इन चीज़ों में एक मूल मुद्दा दब जाता है। बहुत साफ प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसका हमें गहराई में जाकर के पता करना है कि ये क्या साजिश थी, क्या चीज़ थी, उसकी गहराई, और आगे उसी हिसाब से फिर सुरक्षा मैं इसी को लेकर आपसे सवाल था। ये जो गहराई की बात की, इस लाइन को आप कैसे रीड कर रहे हैं? जी, क्या आपने कहा? जो गहराई में जाने की बात कही जा रही है, इस लाइन को आप कैसे रीड कर रहे हैं जो स्मोक कांड को लेकर कहा पीएम मोदी ने? बहुत संक्षेप में। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मुद्दों पर जो सारी बातें की हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि मैं काम करता हूं और लोग मेरी झोली भरते हैं, और ये जो चेहरों वाली बात भी उन्होंने कही है। इस पर बात करेंगे रामकृपाल जी कि नए चेहरों को जो मौका दिया गया है, इस पर बात करेंगे आगे। जो प्रधानमंत्री मोदी की इस इंटरव्यू में बड़ी बातें रही, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं और साथ में एक और खास मेहमान है, उनके पास भी चलेंगे। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा है, आपको और विस्तार से बताते हैं दर्शकों की जानकारी के लिए कि जनमानस के बीच उत्तर दक्षिण की बहस नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंटरव्यू में कहा। उत्तर दक्षिण की बहस विशुद्ध रूप से घमंडिया की है, यानी इंडिया अलायंस पर प्रहार किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। देश को बांटने की ऐसी राजनीति निराशा से जन्म लेती है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर गुजरने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बयान दिया गया है वो आप जरा जान लीजिए। एक बार फिर से आपको हम बता दें कि जिस तरह की राजनीति विपक्ष की तरफ से की जा रही है, उसे देश को बांटने वाली राजनीति बताया गया, और बाकायदा जो ये बहस उसे विशुद्ध घमंडिया बताया गया है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। अब आप देखिए, उत्तर दक्षिण भारत की जो बहस है, इसको लेकर जो बयान दिया गया, या आप जरा देखिए, इसके मायने भी हम समझेंगे। तो भारत के लोग किसी प्रकार के भेदभाव में बिल्कुल यकीन नहीं करते हैं। उत्तर दक्षिण की बहस विशुद्ध रूप से घमंडिया की है, ये विपक्ष पर निशाना साधा गया। निधि जी, और ये भी कहा गया है कि उत्तर दक्षिण की बहस घमंडिया के झूठ का बहुत बड़ा गुब्बारा है, और देश को बांटने की ऐसी राजनीति निराशा से जन्म लेती है, डिसअपॉइंटमेंट से जन्म लेती है। घमंडिया के पास विचारधारा, जनहित के सार्थक विचार नहीं है। इंडिया अलायंस पर यह हमला किया है, ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर गुजरने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए देश का भविष्य मायने नहीं रखता है। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही। ये अपने बच्चों के भविष्य के लिए सरकार पर कब्जा चाहते हैं। ये बातें कही गई कि जो उत्तर दक्षिण भारत की बहस हो रही है, ये बहस ही निराधार है या विशुद्ध है। अजय उपाध्याय जी, आप कैसे जवाब देंगे? प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है कि ये तो घमंडिया का ही विचार है, इस पर बहस करना निराधार सी बात है, और ये निराशा को जन्म देता है जो कि घमंडिया कर रहा है। इस तरह से आरोप लगाया पीएम मोदी ने। देखिए, इस तरह के विचार और इस तरह की भाषा का प्रयोग तो कोई भी सनकिया व्यक्ति ही कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक विपक्ष को घमंडिया कहना, प्रतिपक्ष के साथ इस तरह के शब्द का प्रयोग करना, पहली बात तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की भाषा का और मर्यादा उनको ध्यान रखनी है। अब मैं कैसे समझाऊं, वो तो बड़े सीनियर व्यक्ति हैं,
तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके सम्मानीय वो हैं, पर बहस ऐसी पर कह भाषा रहे यदि वो हैं करते हैं कि ये झूठ का नहीं, नहीं, गुब्बारा है, ये जो नहीं, उत्तर ठीक है, दक्षिण की लेकिन बहस है। शब्दों का चयन कोई भी सामान्य व्यक्ति सामान्य परिस्थिति में तो नहीं कर सकता है। विपक्ष के बड़े गठबंधन जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के लोग इस गठबंधन से जुड़े हुए हैं, पूरे देश की एक आवाज है, जीतेगा भारत जुड़ेगा इंडिया का जो नारा है, ऐसे नारों में जो देश को जोड़ने की बात करता हो उसको यदि कोई घमंडिया कह रहा है तो ये दिमाग की सनकिया का उपज ही हो सकता है। कोई सनकिया गठबंधन और सनकिया तरह के नेता नहीं, लेकिन देखिए अजय साहब, देखिए दरअसल आपसे सवाल इसलिए उठ रहा है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो दक्षिण और उत्तर को भारत की बांटने की बात है, इसका आपको याद होगा अभी हाल ही में जो डीएमके के सांसद है उनकी तरफ से जो बयान दिया गया था सेंथिल कुमार की तरफ से, उसका जिक्र किया गया है कि आपको यह लग रहा है जो उनकी तरफ से गोमूत्र राज वाली बात कही गई थी बीजेपी की जीत के बाद, ये सब कुछ कहा गया था, तो ये सब क्या है? ठीक कहा, उन्होंने क्षमा भी मांगी है और इसी तरह के भाषा का प्रयोग इनके शीर्ष नेता तरुण विजय जी का नाम आप जानते होंगे, पत्रकार रहे हैं और इनके भाजपा के एक अभिन्न अंग है, उन्होंने भी यही भाषा का प्रयोग दक्षिण और उत्तर के बंटवारे की। और मुझे लगता है कि ये दोनों लोग जो है जो भी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं वो निंदनीय है और दुखद है और गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण। किसी को भी भारत को दक्षिण और उत्तर का बंटवारा नहीं करना चाहिए। देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, हम सब एक हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम। शलभ त्रिपाठी जी, कहा जा रहा है कि बंटवारा करना ठीक नहीं है, बंटवारा किया जा रहा है साफ तौर पर, और एक इंटरव्यू में इतनी बड़ी बात की गई है पब्लिकली। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का भी वो स्टेटमेंट सबके नजर में आना चाहिए जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा था कि दक्षिण भारत के लोग पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए वहां पर चुनाव के नतीजे इस प्रकार के आते हैं, और उत्तर भारत के जो लोग होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट, अभी इनकी पार्टी की प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने बकायदा इंटरव्यू देते हुए यही बात दोहराई है कि उत्तर भारत के लोगों की बुद्धि कम है, उनको वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, दक्षिण भारत में शिक्षा ज्यादा है, इसलिए वहां पर कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार का परफॉर्मेंस मिलता है। कौन बांट रहा है आप जरा बताइए। और ये बंटवारा आज से नहीं है, मुझे तो याद आता है कि हम लोग जब फिल्में थोड़ा देखने का वक्त मिलता था, दक्षिण भारत की फिल्मों को लेकर, उत्तर भारत की फिल्मों को लेकर, जो उत्तर भारत की फिल्में होती थी उनके साथ दक्षिण भारत में कैसा होता था, दक्षिण भारत की फिल्में होती थी उत्तर भारत में कैसा होता था। आज मोदी जी के राज में क्या हो रहा है कि आप देखिए दक्षिण भारत के जो नायक हैं, फिल्मों के नायक, उनको किस प्रकार का सम्मान मिल रहा है, पूरा देश एक होकर फिल्में देख रहा है, उनको लगता है कहीं कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो उत्तर भारत के लोग हों चाहे वो दक्षिण भारत के लोग। चलिए ठीक है शलभ मणि जी, जहां एक तरफ कांग्रेस ये बोल रही है कि हम कहीं उत्तर और दक्षिण को बांटने की सियासत नहीं करते हैं, लेकिन बीजेपी लगातार उन बयानों को गिना रही है जो कि इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से दिए गए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, पीएम मोदी का आज से 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है, काशी को देंगे 19,000 करोड़ की सौगात, कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। काशी तमिल संगमम जो कि सेकेंड एडिशन जिसको 2.0 कहा जा रहा है, इसके दूसरे संस्करण का जो उद्घाटन है वो करेंगे। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी। और आज प्रधानमंत्री उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को जोड़ने की शुरुआत करेंगे, तो वहीं 2 हफ्ते बाद 2 जनवरी को केरल समागम में 2 लाख महिलाओं से संवाद भी करेंगे, जहां महिलाएं उन्हें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कराने को लेकर शुक्रिया अदा भी करेंगी। कुछ और बड़ी बातें आपको बताते हैं प्रधानमंत्री के इन 2 समागम का मकसद क्या है, और आइए बिग वॉल के जरिए डिटेल्स आप तक पहुंचाते हैं। 17 दिसंबर, 2 जनवरी काशी तमिल समागम, केरल समागम, ये देखिए 2 आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। एक 17 दिसंबर की जिसमें आज उत्तर दक्षिण की संस्कृति को जोड़ना, साझा विरासत की समझ विकसित करना, और सीधे सीधे जो इसका असर है, इसकी नजर है वो 39 सीटों पर है। अब जरा यहाँ पर देखिए 2 जनवरी की तारीख भी आप यहाँ देख लीजिए, नोट करिए, केरल समागम। अब यहाँ पर क्या 2 लाख महिलाओं की सभा करना, महिला आरक्षण बिल पर धन्यवाद प्रस्ताव, और इसके यहां पर अब क्या है 20 सीट पर नजर है, यानी कि ये जो स्ट्रेटजी है वो साफ तौर पर नजर आती है, चाहे जो आज काशी तमिल समागम जिसकी आज से शुरुआत हो रही है, या फिर इसके बाद 2 जनवरी के केरल समागम की बात करें। लेकिन इस बीच सीधा रुख करते हैं वाराणसी का। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि आज यहां पर जो दूसरा संस्करण इसकी शुरुआत हो रही है। जरा विपिन तस्वीरें वहां पर दिखाइए, कैसी तैयारियां है, क्या वहां पर हो रहा है? बिल्कुल करुणा, देखिए मैं इस वक्त वाराणसी के नमो घाट पर मौजूद हूं और काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी घाट पर शाम को लगभग 5:30 बजे पहुंचेंगे और तैयारियां
बिल्कुल अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री का जो स्नेह उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक का है वो यहां पर इन स्टॉल्स में आपको नजर आएगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात न सिर्फ देश के जनता को बल्कि पूर्वांचल वासियों को और वाराणसी वासियों को भी मिलनी है। और साथ साथ आप देखिए गंगा के घाट पर है तो मां गंगा का आचमन करने का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो ये वो तमाम कार्यक्रम है। 26 घंटे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे, उसको लेकर तैयारियां बिल्कुल अंतिम चरण में है और घाटों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। और जहां पर हम मौजूद हैं यहां पर बाकायदा काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करने के लिए कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और देश विदेश से आए लोगों को इससे भी मुलाकात करेंगे। साथ साथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री बल्कि कई मंत्रियों के साथ साथ तमिलनाडु के भी मंत्रियों को भी यहां पर बुलाया गया है। लगभग 30,000 लोगों ने इस कार्यक्रम में आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया है, जिसमें 1500 लोगों का चयन किया जाएगा जिन्हें न सिर्फ काशी बल्कि प्रयागराज और अयोध्या के भी दर्शन कराए जाएंगे। साथ साथ 20,000 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं जो पूर्वांचल वासी और वाराणसी वासियों की किस्मत को बदलेगी वो भी रखा गया। और बहुत सारा कार्यक्रम है, बहुत कुछ सौगातें हैं और इसी दौरे के साथ माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर देंगे। ये रामकृपाल जी एक शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है इस कार्यक्रम के जरिए, या फिर ये कार्यक्रम हो या फिर केरल समागम हो, ये एक शंखनाद है क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु को राजनीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसी माध्यम से कोशिश होगी लोगों तक अपना जनाधार बढ़ाने की। निश्चित रूप से निधि जी, एक अभी जो इसके पहले बात हो रही थी, देखिए मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से जो ये नारा दिया गया था कि जुड़ेगा भारत, इसमें कहीं ना कहीं से ये ध्वनित होता है कि भारत टूटा हुआ है। यह नारा ही गलत था। भारत जुड़ा हुआ है, आज से नहीं सदियों से भारत जुड़ा हुआ है। मैं दक्षिण और उत्तर का कोई भेद नहीं रहा है। मैं जब बचपन में था, आज से 50-60 साल पहले, मैं जानता हूँ, काशी से पढ़ा हुआ हूँ। इतने दक्षिण भारत के लोग उत्तर आते हैं, उत्तर के लोग दक्षिण जाते हैं। ये सांस्कृतिक एकजुटता, सांस्कृतिक रूप से भारत एक है और सदियों से एक रहा है। मेरा कहना यह है कि इसको लगातार इसको मजबूत करने का, जो रिश्ता हमारा सदियों से अटूट है भारत का, उसको एक मजबूत करने की बात है। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि ये जो 2024, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लोग 2024 पर जब फोकस करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि ये 2024 तो है ही, आज से 24 साल आगे का मोदी जी ने लक्ष्य रखा है। 23 में 24 जोड़िएगा तो आएगा 2047। बहुत पहले 3 तारीख का रिजल्ट आने से बहुत पहले मोदी जी कह चुके थे 2047 हमारा लक्ष्य है विकसित भारत। और जो भी इस चुनाव के बाद जो चेहरे आए, जो भी है, बीजेपी एक 2047 के लिए एक तैयार कर रही है, एक लॉन्ग मार्च है। इसमें बहुत सारे चेहरे आएंगे जो नीचे के बहुत दूर का देखा जा रहा है, दूरदृष्टि के साथ ये सारे जो कार्यक्रम है सर वो किए जा रहे हैं। हमारे साथ देखिए एक और बेहद खास मेहमान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका भी स्वागत है, आपको ज्वाइन इन में करता हूं। और आपसे सवाल ये है कि अब जो दक्षिण को और उत्तर को जोड़ने की कोशिश हो रही है, जो दूसरा एडिशन आज शुरू हो रहा है तमिल और काशी समागम का, इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? आप इसे क्या दोनों की संस्कृतियों के मेल के तौर पर देख रहे हैं या फिर विशुद्ध तौर पर बीजेपी की कोशिश कि इससे सियासी लाभ उठाया जा सके? कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए करण जी, ये जोड़ने की बात और तोड़ने की बात जो आप कर रहे हैं टेलीविजन पे, पहली बात तो ये टूटा था ही नहीं। ये पहली बात तो ये अलग था ही नहीं। इसको जिस तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है, मैं देख रहा हूं लगातार, चाहे टेलीविजन हो और चाहे माननीय मोदी जी हो, मैं देख रहा हूं जिस तरीके से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सब टूटा ही कब था जो आज जोड़ने की बात हो रही है? देखिए ये जो विजन तो है नहीं सरकार की, जो ये टेलीविजन वाली सरकार है और लगातार ये प्रचार और प्रोपेगेंडा वाली सरकार है। सर मुझे मौका दे करण जी, 1 मिनट सर, अब मुझे मौका आएंगे शरद मनीष जी आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। सर मुझे मौका दे। हाँ आप पहले बोलिए। आज यही बनारस है, यही बनारस है। मैं देख रहा हूं कि बनारस में बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए गए थे, माननीय मोदी जी ने किया था। साहब कहा था मां गंगा ने बुलाया है। आज मां गंगा के साथ क्या हो रहा है साहब? आप देखिए कि हजारों करोड़ रुपए लगे लेकिन मां गंगा की सफाई नहीं हो पाई। आप देखिए वहां पे प्रोफेसर इंडिया अलायंस के घटक है, जब 3 राज्यों में हार मिली कांग्रेस को तो ये आरोप लगाया गया इंडिया अलायंस के घटकों की तरफ से, जिसमें समाजवादी पार्टी भी आती है, ये आरोप लगाया गया कि ये चुनाव बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस नहीं किया गया और कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ा गया।
उस पर आप लोगों ने अलग शिकायत की, अब आप कह रहे हैं कि ये भागीदार नहीं है। शलभ मणि त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। भाई आप मुझे निधि जी बोलने नहीं देंगे तो मैं क्या बोलूंगा? आपने अपनी बात रखी। आते हैं आजीज साहब आपके पास आते हैं, थोड़ा आपका जवाब देना चाहेंगे शलभ मणि त्रिपाठी जी। इंपॉर्टेंट है, मुझे बात रखने दो, उसके बाद अच्छा ठीक है, आप चलिए आप बोल लीजिए, इसके बाद फिर आते हैं आपके पास, कंप्लीट करिए। बीजेपी के पास बात फिर रखने दीजिए, ये कोई तरीका थोड़ी है। नहीं आप बोलिए सर, आप बोलिए, आप पूरा बोलिए, मौका आपके बोलने पास दे है, आप रहे। बोलिए, अपनी बात रखिए, बोलिए आप। सुनिए मेरी बात, हाँ। मैं कह रहा हूँ यही बनारस है। प्रोफेसर जीवी अग्रवाल का निधन हो गया, भूख हड़ताल पे रहे मां गंगा की सफाई के लिए। आप देखें स्वामी आत्मा बोधानंद है, 194 दिन उन्होंने अनशन किया। क्या हुआ मां गंगा के साथ? मैं जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पर यही माननीय मोदी जी ने बनारस के बारे में, बनारस की बात करना चाह रहा हूं। ये बनारस में कहा था गुजरात मॉडल पे, मैं काशी पर ही जवाब ले लेते हैं। लगाऊंगा यहाँ पे, काशी पर ही जवाब ले कारखाने लगे, कारखाने नहीं लगे, लेकिन जीएसटी और नोटबंदी से वहां के व्यापारी, वहां के साड़ी के कारोबारी आज कहीं ना कहीं। शलभ मणि त्रिपाठी, आप कैसे जवाब देंगे आजिस्तान का? वो आरोप लगा रहे हैं कि बनारस का विकास नहीं हुआ है और खास करके नुकसान तो व्यापारियों का हुआ है। आप कैसे जवाब देंगे? हैरानी होती है, मुझे बहुत हैरानी होती है कि जो हमारे वैचारिक तौर पे बहुत परम शत्रु हैं, वह भी जब बनारस जाते हैं, आज की तारीख में काशी जाते हैं, तो चोरी छुपे सही पर सेल्फी खींच के आते हैं कि देखो बनारस कितना बदल चुका है। मुझे तो लगता है मैं इनको भी आमंत्रित करूंगा कि आप आइए प्लीज, आकर देखिए अगर आपने नहीं देखा हो। हालांकि मुझे पता है कि आपने देखा है, टीवी डिबेट में आप भले आलोचना करते हैं, पर आपको पता है कि बनारस में जो कुछ बदला है वो शायद कई सौ सालों में भी नहीं बदल सकता था, जो बदलाव हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि आप मां गंगा की बात करते हैं, मां गंगा के जो गुनाहगार हैं, जब वो मां गंगा की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे ये नजर आता है कि बदलाव हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 1000 टेंडरीज खोल के, जो चमड़ा जो धुलने का काम करती हैं, जो शू फैक्ट्रीज होती हैं, लेदर फैक्ट्रीज होती हैं, 1000 जो टेंडरीज थी, उनका पानी सीधे गंगा में रिबोर किया जाता था, मतलब मोटर लगा के उनका पानी ग्राउंड वाटर में डाला जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में। और आज आप जाकर मां गंगा को देखिए, तो क्या इस प्रकार का आपको नजारा। शलभ मणि त्रिपाठी वाया काशी के जरिए असर होगा, इस समागम के जरिए, इस संगमम के जरिए, काशी तमिल संगमम के जरिए? 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। आ रहे हैं आजीज साहब आपके पास, एक सवाल शलभ मणि पूछा त्रिपाठी गया। अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आजिज खान के पास जाऊंगी। नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि ये मैंने कहा कि ये जो कार्यक्रम है, ये पहले भी ये कार्यक्रम हुआ है, इसको आप राजनीतिक नजरिए से मत देखिए। हाँ, वो लोग जरूर छटपटाए हुए हैं जो तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो बार बार बांटने की कोशिश करते हैं उत्तर भारत को, दक्षिण भारत को। हम तो कहते हैं भारत एक है, और इसीलिए राहुल गांधी जी जब यात्रा लेकर निकले तो उनसे सवाल हुआ कि धारा 370 पे आपकी पार्टी पाकिस्तान की जुबान बोलती है। मैं तो कह रहा हूँ इस देश में। चलिए ठीक है, आपने बहुत बड़ी बात कही कि आज जो नतीजा है या जो कुछ हो रहा है, यहाँ पर विपक्ष की झटपटाहट नजर आती है। जरा बोलिए क्या बोलना चाह रहे डॉक्टर आजिज खान साहब? देखिए करण जी, एक बात, अभी प्रदूषण की बात कह रहे थे, अभी लेटेस्ट पिछले साल का रिपोर्ट है WHO का कि देश में 15 जो सबसे प्रदूषित सिटी है उसमें तीसरे नंबर पर बनारस आया। ये साफ सफाई हुई है। कह रहे साहब बहुत विकास किया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था जया गांव, आज वहां की स्थिति देखिए आप, वहां कोई बेसिक सुविधाएं वहां तक नहीं है जो गोद लिया गया था, माननीय मोदी जी ने गोद लिया था। वो आपको आमंत्रित कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप एक बार जाइए तो सही बनारस। शलभ मणि त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि आप बनारस ही गए। बहरहाल बहस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, जयपुर गांव जाके देखिए, आपकी आंखें चमकती रह जाएंगी, वहां पे क्या हुआ है। सिटी को डेवलप किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। जाकर देखिए, दुनिया के लोगों पे शोध करना आ रहा है कि गांव का बदलाव इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। आप इतना झूठ बोलेंगे नेशनल टीवी पे तो कैसे होगा। जाकर देखिए जयपुर गांव, दुनिया के आ रहे लोग शोध करने की प्रधानमंत्री जी ने जिस गांव को गोद लिया है, जितना विकास उसको लिया, वो शोध का विषय बन चुका है। वहां बैंक आ चुका है, वहां पर तमाम सारी नगरीय सुविधाएं आ चुकी है। आप इतना बड़ा झूठ नेशनल टीवी पे बैठ के बोलेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर डॉक्टर अजय उपाध्याय मैं आपको चाहूंगा कि जोड़ना। अब जरा यहाँ पर देखिए, आज जिस तरह से काशी और तमिल संगमम की एक बार फिर से शुरुआत हो रही है, सेकेंड एडिशन की, माना जा रहा है कि 2024 का शंखनाद है ये। अब इससे पहले हमने देखा कैसे 3 राज्यों की प्रचंड जीत हुई, और इस जीत के बाद जो इंडिया अलायंस है उसके अंदर खटपट नजर आई, खासतौर पर समाजवादी पार्टी जो कि आपके साथी यहाँ बैठे हमारे पैनल में, और कांग्रेस। आपके बीच में तो बयानबाजी का दौर चल गया। तो एक तरफ यहाँ पर तैयारियां बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ आप लोगों के बीच की खटपट। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बात अपना रखने का अधिकार सभी पार्टियों को है, और कोई समाजवादी पार्टी की अपने विचारधारा, अपनी सोच है, हमारी अपनी विचारधारा, अपनी संगठन अपनी सोच है। पर हम एक मंच पर आकर के देश में जो मुद्दे हैं, देश के मुद्दे, चाहे महंगाई का, बेरोजगारी का या आय की असमानता, जो मुख्य तौर पे मुद्दा है, और इसी मुद्दों को लेकर के हम भारत जोड़ो यात्रा का भी प्रयास किया हम लोगों ने, और फिर से हम दूसरे चरण की तरफ बढ़ने जा रहे हैं।
भारत जोड़ो यात्रा के तीन संदर्भ में मुद्दों जो को भाजपा के लेकर प्रवक्ता, डॉक्टर 10 अजय सेकंड उपाध्याय, दीजिए, आपने सिर्फ 10 बीजेपी सेकंड को दे घेरा इन दीजिए, चुनावों में। सिर्फ 10 सेकंड अभी दीजिए मुझे, रिसेंट 10 जो सेकंड। चुनाव गए उन्हीं पर मैं सवाल कर रही हूँ आपसे। 3 मुद्दों को लेकर आपने घेरा, जिसमें सांप्रदायिकता था, राष्ट्रवाद था, हिंदुत्व था। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि मुद्दे अब ये पुराने हो गए? आपको 2024 के लिए नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी अगर आपको बीजेपी को घेरना है, उनसे मुकाबला करना है तो। बहुत निधि जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा के एक पत्रकार प्रवक्ता दोनों ने जो बात रखी है, मैं दोनों का जवाब दे दूं और आपके इस प्रश्न का भी जवाब है। हमने महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर के देश में जाने का काम किया और महंगाई और बेरोजगारी पूरा देश देख रहा है कि क्या आलम है। जहां तक हिंदुत्व के नाम पर जो फर्जी हिंदुत्ववादी लोग जो हैं जिस तरह से हिंसा और नफरत फैला रहे थे, भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रेम और मोहब्बत के साथ इस देश को एक साथ ले जाना चाहते हैं, दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम, कन्याकुमारी से कश्मीर और कच्छ से कोहिमा तक के लोग। चलिए ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपने ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा, तमाम मुद्दों का जिक्र किया, लेकिन ये भी आपसे सवाल करूंगा कि जो 3 राज्यों के नतीजे सामने आए, महज तेलंगाना छोड़कर बाकी हर जगह जिस तरह से आपको हार मिली है, तो जनता क्यों नहीं साथ में आई है? वहां क्या कमी रह गई, इस पर बात की जाएगी। लेकिन आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी की प्लानिंग क्या नजर आ रही है और मौजूदा स्थिति क्या है, किन राज्यों में किसकी सरकार है और कितनी सीटों पर क्या नजर है। आप जरा देखिए, उत्तर में बीजेपी का जो असर है और अब दक्षिण पर नजर है, इस पर हम बात करते हैं। अगर डीएमके की सरकार की बात की जाए तो यहां पर आप देखें, इस वक्त जो 39 सीटें हैं वहां पर पूरी जो नजर है वो तमिलनाडु की बनी हुई है और डीएमके की अभी वहां पर सरकार है। तो यह आपको इस वक्त हम बता रहे हैं कि लोकसभा की सीटें कितने, 39 लोकसभा सीटें तमिलनाडु की और डीएमके की इस वक्त वहां पर जो राज्य में सरकार। इसके अलावा केरल की बात करें तो कुल 20 लोकसभा सीटें जिस पर नजर है और सरकार किसकी है? लेफ्ट की सरकार। तमिलनाडु केरल की बात बताइए। अब कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें और वहां कांग्रेस की सरकार है, हाल ही में कांग्रेस की सरकार बनी और 25 जो लोकसभा सीटें आंध्र प्रदेश की है, वाईएसआर कांग्रेस की यहां पर सरकार है। 17 तेलंगाना की सीटें और कांग्रेस की सरकार है। तो देखिए, पूरा दक्षिण का खाका हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो देश का सबसे बड़ा सूबा है वो उत्तर प्रदेश कहलाता है, इसलिए 80 वहां की लोकसभा सीटें आती है, वहां बीजेपी की सरकार है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें और वहां भी बीजेपी की सरकार है। अच्छा, इसके अलावा अगर बीजेपी सरकार की अगर बात की जाए, जो कि राजस्थान में अब एक बार फिर से यहां पर सरकार बनी है, 25 लोकसभा की सीटें, मध्य प्रदेश की बात करिए, यहां पर प्रचंड जीत मिली है। कुल मिलाकर 29 यहां पर लोकसभा सीटें और छत्तीसगढ़ आप देखिए यहां पर भी प्रचंड जीत को हासिल किया और यहां पर कुल मिलाकर 11 लोकसभा की सीटें। तो ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कहां पर बीजेपी और कहां पर विपक्ष के तमाम अलायंस की पार्टियां। बिल्कुल। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा, असम की भी बात कर ले तो गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें बीजेपी की सरकार, 48 महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की सरकार है, एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन किया बीजेपी ने, और फिर 10 हरियाणा की सीटें वहां पर बीजेपी गठबंधन की सरकार है और 14 असम से सीटें आती है लोकसभा की, वहां बीजेपी की सरकार है। तो देखिए, पूरे देश में इस वक्त स्थिति क्या है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, ये तमाम सीटें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं कि लोकसभा की सीटें इस वक्त कहां है और बीजेपी की सरकार या फिर बाकी गठबंधन की सरकार कहां है। बिल्कुल। और देखिए रामकृपाल सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। देखिए 5 राज्यों के नतीजे, इनमें से 3 राज्यों की प्रचंड जीत के बाद ही जो ये कहा गया कि जो हिंदी हार्टलैंड है, जो हिंदी बेल्ट है, वहां पर पूरी तरह से जो बीजेपी है वो स्थापित हो चुकी है, जहां पर बीजेपी की सरकार है। अब दक्षिण पर नजर है। क्या ये जो जीत मिली है, क्या ये जो आत्मविश्वास मिला इस जीत के साथ, बाकी के जो राज्य, खासतौर पर जो दक्षिण का रास्ता है, वो आपको सुलभ होता हुआ नजर आता है बीजेपी के लिहाज से? देखिए, आपने जो सवाल किया है उसका सही जवाब देने के लिए हमें 2018 की तरफ ध्यान देना होगा। अभी 23 चल रहा है, ठीक 5 साल पहले जो कुछ हुआ था 18 में, याद कीजिएगा 2018 में बीजेपी को लोकसभा के 3 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी हार गई थी। याद कीजिए, कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, ये तीनों लोकसभा की सीटें बीजेपी हार गई थी। और उसके बाद जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, ये 2018 में सारा बीजेपी हार गई थी। उसके बावजूद जब चुनाव हुए 5 महीने के बाद लोकसभा के, तो बीजेपी को 303 सीटें आई। अब अगर 18 से आप जो आज 23 की तुलना कीजिए, 2019 से करेंगे ना सर? नहीं, मैं 23 की तुलना कीजिए तो आप सोच लीजिए कि 3 राज्यों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी पिछली बार का अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक हो,
मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, यहाँ पे कितनी 65 सीटें, सॉरी कर्नाटक को छोड़ यहाँ 65 सीटें थी, जिसमें से 62 सीटें बीजेपी के पास, 62 या 63। एक आंकड़ा रामकृपाल जी और आया सामने जो कि साउथ का बताता है कि लोकसभा में जो 2019 से लेकर चली बीजेपी, तो वो 52% तक वोट शेयर सामने आया है। लेकिन क्या 2019 की तरह ही स्ट्रैटेजी रहेगी? शलभ मणि त्रिपाठी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं भी कांग्रेस के हमारे साथी को सुन रहा था कि जोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि धारा 370 पे, जिसपे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उस पे जो स्टैंड था कांग्रेस पार्टी का, उस पर जो स्टैंड था राहुल गांधी जी का, जो पाकिस्तान बोल रहा था कि 370 बहाल करो, वो जोड़ना था या तोड़ना था? बहुत सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब इनसे पूछ बताइए। बहुत अजय उपाध्याय जी, शलभ मणि जी बहुत ही विद्वान पत्रकार प्रवक्ता हैं, उनको इस बात की ताकीद होनी चाहिए कि CWC ने हमारा क्या कहा है। हमने उस दिन भी और आज बीजेपी कह रही है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं अनुच्छेद 370 पर। बीजेपी ही अपनी भाषा पाकिस्तान के साथ जोड़ती है सुबह से शाम तक। सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मुद्दा था कि क्या उसको स्टेटहुड से हटाया जाना चाहिए, क्या 370 को जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का पालन हुआ, उस पर कांग्रेस पार्टी तब भी थी और आज भी है। आज भी हमारा जो पीसी हुआ है कल परसों CWC का जो रिजोल्यूशन है उसको इनको पढ़ना चाहिए। देखिए 370 पर तो आपको लगता है बहस वहां पर खत्म हो जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर जायज ठहरा दिया गया, जो फैसला था वो सही था, तो आपको अभी भी लगता है कि मुद्दा है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी कहा है कि जो राज्य का जो मुद्दा है स्टेटहुड का, जिस तरह से उसका छीना गया विधानसभा के पटल पर, उस पर चर्चा होती है और उसमें बहस होने के बाद होना चाहिए। किसी भी राज्य का प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि कोई भी ताकत इसे वापस नहीं ला सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन उपाध्याय निर्णय का। प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में जो हमने बड़ी बातें बताई उसमें कहा है कि कोई भी ताकत इसे वापस नहीं ला सकती। नहीं, वापस का और कैसे का नहीं है बात वापस का नहीं है। हम भी वापस की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्रक्रिया फॉलो होना चाहिए। संविधान से बड़ा हम और आप कोई नहीं है, और संवैधानिक प्रक्रिया जो होनी चाहिए वो फॉलो नहीं है, लीगल का है, आज भी नहीं फॉलो हुई है। ये सच है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन परिस्थितियों में निर्णय दिया है वो परिस्थितियां आप जवाब दीजिए शलभ मणि जी, जवाब दीजिए शलभ मणि जी, जवाब दीजिए शलभ मणि दे रही है सुप्रीम कोर्ट, जवाब दीजिए। अब आप देखिए, भारत जोड़ने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, जिस पर ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन हो सकता है? संविधान को जानकार उनसे बड़ा कौन हो सकता है? उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी का आज स्टैंड ये है कि 370 वहां बहाल होनी चाहिए। ये इनके बड़े नेता कहते आए हैं, राहुल गांधी कहते हैं कश्मीर। आजिज खान साहब वैसे समाजवादी पार्टी भी खुश नहीं रही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से। दीजिए, गलत भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है 370 या राज्य का जो अजय उपाध्याय जी आपने बात रखी, मुझे आजिज खान के पास रिएक्शन लेना चाहिए। आजिज खान जी आप बोलिए अब जी, बताइए। देखिए, इसमें बोलना क्या है निधि जी, बहुत स्पष्ट है कि ये देश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। 370 के खिलाफ कभी भी समाजवादी पार्टी नहीं रही, लेकिन प्रोसेस के खिलाफ है। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए। संसद इसीलिए है कि उस पे हर मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए। क्या प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ ये भी बताइए। मुझे लगता है ये तानाशाही सरकार को तानाशाही नहीं करना चाहिए। हर मुद्दे पे बहस हो और बहस से जो बेहतर फैसला हो वो बेहतर चलिए ठीक है, माना जाए। ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड रहा है हमेशा। चलिए ठीक है। तो एक तरफ जहां प्रधानमंत्री ने आज तमाम बड़ी बातें कही है, उसमें भी कहा कि विपक्ष को भी सोचना होगा कि अब 300 से आगे बढ़कर सोचे। और इसके अलावा आज लगातार खबर जो हम आपको दिखा ही रहे हैं काशी तमिल समागम की, इस पर भी आपको अपडेट्स देंगे। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रामकृपाल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और बात